नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सोल्व कर रहे थे एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने 30 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए थे और आगे वाले क्वेश्चन आज सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिक वर्षा वाले स्थानों पर मृदा प्रोफाइल पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले स्थानों पर मृदा प्रोफाइल कैसी पाई जाती है? उथली, गहरी, कम गहरी, ऊपरी। तो कैसी पाई जाती है अधिक वर्षा वाले स्थानों पर मृदा प्रोफाइल? अधिक वर्षा वाले स्थानों पर दोस्तों गहरी प्रोफाइल पाई जाती है। कैसी? गहरी प्रोफाइल पाई जाती है, गहरी मृदा प्रोफाइल। आगे वाला क्वेश्चन है, लेटेराइट शब्द में लेटेर से क्या अर्थ है? जी दोस्तों, जो लेटेराइट शब्द है उसमें लेटेर से क्या अर्थ है? बांस जैसा लाल, ईंट जैसा लाल, रक्त जैसा लाल, सूर्य जैसा पीला। तो दोस्तों, लेटेराइट शब्द में लेटेर से क्या मतलब है? ईंट जैसा लाल। कैसा? ईंट जैसा लाल। आगे है, कौन से सनस्तर में पाए जाने वाले पदार्थों को नंगी आंखों से पहचाना जा सकता है? कौन से सनस्तर को पहचाना जा सकता है दोस्तों? नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ए सनस्तर, ओ, ई, सी। तो कौन से सनस्तर को दोस्तों हम नंगी आंखों से देख सकते हैं या पहचान सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है ए, ओ, ई, सी। तो कौन सा सनस्तर आएगा दोस्तों इसमें? ओ। जो ओ सनस्तर होता है दोस्तों, ओ सनस्तर को हम देख सकते हैं, आंखों से पहचान सकते हैं दोस्तों। नंगी आंखों से हम ओ सनस्तर को देख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि मृदा को प्राकृतिक पिंड किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी। तो दोस्तों, मृदा को प्राकृतिक पिंड किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? जो पेडोलॉजी शाखा है, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा को प्राकृतिक पिंड कहा जाता है। क्या है दोस्तों? पेडोलॉजी के अंतर्गत क्या कहा जाता है? मृदा को प्राकृतिक पिंड। आगे है, मृदा की वी आकार में कटाई करने पर किसी भी प्रकार का विभाजन न दिखना। जी दोस्तों, मृदा की वी आकार में कटाई करने पर किसी भी प्रकार का विभाजन न दिखना किसके लक्षण है? रिगोलित, सोलम, रिगोसोल। तो किसके लक्षण है दोस्तों? मृदा की यदि हम वी आकार में कटाई कर देते हैं और कोई भी लक्षण यदि हमको नहीं दिख रहा है तो वो किसके लक्षण है? वो लक्षण है दोस्तों रिगोसोल की। किसको दोस्तों? रिगोसोल को। यदि वी आकार में कटाई करने पर कोई भी लक्षण नहीं दिखे तो हम उसे रिगोसोल कहेंगे। आगे है, मृदा के वितरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा के वितरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? इडेफिलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैथोलॉजी, पेडोलॉजी। तो दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? पेडोलॉजी। मृदा के वितरण के संबंध में अध्ययन क्या? पेडोलॉजी। आपको पता होगा, जो मृदा है, मृदा की दो शाखा होती है, एडेफिलॉजी और पेडोलॉजी। तो क्या कहेंगे दोस्तों इसे? पेडोलॉजी। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा में पोषकता प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? पोषकता प्रदान कौन सा भाग करता है? बालू, सिल्ट, मृत्तिका, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो मृत्तिका है वो पोषकता प्रदान करती है मृदा को। आगे है, अवमृदा पृष्ठ मृदा की अपेक्षा होती है उपजाऊ, भारी, अनुपजाऊ व हल्की, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अवमृदा होती है, अवमृदा क्या है? पृष्ठ मृदा की अपेक्षा अनुपजाऊ और हल्की होती है। कैसी हो दोस्तों? जो अवमृदा होती है, अवमृदा पृष्ठ मृदा की अपेक्षा अनुपजाऊ और हल्की होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। सबसे अधिक ऑक्सीजन किस में पाई जाती है? भालू, सिल्ट, कले, अवमृदा। किस में पाई जाती है? सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है भालू में। दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन किस में पाई जाती है? भालू में। दोस्तों, भालू के कण क्या है? दूर दूर होते हैं, मोटे होते हैं, तो उनमें क्या छिद्र ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में पाई जाएगी दोस्तों? भालू में। आपको ध्यान रखना है कि भालू में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में निष्क्रिय कारक कौन सा है? दोस्तों, मृदा निर्माण में निष्क्रिय कारक पैतृक पदार्थ, जैवमंडल, जलवायु, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मृदा निर्माण में निष्क्रिय कारक कौन सा है दोस्तों? पैतृक पदार्थ। जबकि जो सक्रिय कारक, एक्टिव कारक कौन से हैं? जलवायु और जैवमंडल। आपको ध्यान रखना है, जैवमंडल और जलवायु ये तो है दोस्तों सक्रिय कारक, और पैतृक पदार्थ है निष्क्रिय कारक है मृदा निर्माण में। आगे वाला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का इम्बेलाइजेशन जोन किसे कहा जाता है? इम्बेलाइजेशन जोन मतलब दोस्तों स्थिरीकरण क्षेत्र। पोषक तत्वों का स्थिरीकरण क्षेत्र किसे कहा जाता है या इम्बेलाइजेशन जोन किसे कहा जाता है? ए, सी, आर, बी। तो दोस्तों, जो बी सनस्तर होता है इसको क्या कहा जाता है? पोषक तत्वों का इम्बेलाइजेशन जोन। बी सनस्तर को पोषक तत्वों का इम्बेलाइजेशन जोन कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा के आयतन में ठोस पदार्थों के अलावा पाए जाते हैं। ये दोस्तों, जो मृदा का आयतन है उसमें ठोस पदार्थों के अलावा और क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए, जल पाया जाता है, वायु पाई जाती है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ये सभी पाई जाती है दोस्तों। मृदा का जो आयतन है उसमें ठोस पदार्थों के अलावा जल, वायु, ऑक्सीजन ये सभी पाए जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा पर गहराई बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी हम जैसे जैसे गहराई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसमें क्या आएगा? घटती है। जैसे जैसे दोस्तों मृदा में गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? जी दोस्तों, मृदा निर्माण में सर्वाधिक प्रभावी कारक यानी एक्टिव कारक कौन सा है? पैतृक पदार्थ, रिलीफ, जलवायु, समय। तो अपन ने पहले बताया था दोस्तों अभी कि जो मृदा निर्माण में सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? एक्टिव कारक, जलवायु और जैवमंडल। तो इसमें क्या है? जलवायु आएगा दोस्तों। जैवमंडल इसमें है नहीं, तो क्या आएगा दोस्तों? जलवायु। मृदा निर्माण में सर्वाधिक प्रभावी कारक जलवायु। आगे वाला क्वेश्चन है, ह्यूमस की प्रकृति किस प्रकार की होती है? ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? कणाकार, प्रिज्मीय, कोलाइड, उपयुक्त सभी। तो ह्यूमस की प्रकृति दोस्तों कोलाइड प्रकार की होती है। कैसी है दोस्तों? ह्यूमस की प्रकृति कैसी होती है? कोलाइड प्रकार की। आगे वाला क्वेश्चन है कि जल शरण के नियंत्रण
का यांत्रिक उपाय है। दोस्तों जल शरण के नियंत्रण का यांत्रिक उपाय बताना है। बेंच टेरेंस, जिंक टेरेंस, कंटूर टेरेंस, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो जल शरण होता है, जल शरण के नियंत्रण का यांत्रिक उपाय दोस्तों ये सभी है। कौन से दोस्तों? बेंच टेरेंस, जिंक टेरेंस, कंटूर टेरेंस, ये सभी दोस्तों जल शरण के यांत्रिक नियंत्रण के उपाय है। आगे वाला क्वेश्चन है, मृदा को नेचुरल हेबिटाइट किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? दोस्तों नेचुरल, जी दोस्तों नेचुरल हेबिटेट किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? दोस्तों मृदा को किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है इडेफियोलॉजी, पेडोलॉजी, कारायोलॉजी, माइक्रोलॉजी। तो किस शाखा के अंतर्गत कहा जाता है? इडेफियोलॉजी। किस शाखा के अंतर्गत दोस्तों? इडेफियोलॉजी। इडेफियोलॉजी के अंतर्गत क्या कहा जाता है दोस्तों? मृदा को नेचुरल हेबिटाइट कहा जाता है इडेफियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों? इडेफियोलॉजी के अंतर्गत। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से अधोमृदा सनस्तर किसे कहा जाता है? ए, बी, सी, आर। तो देखिए अधोमृदा सनस्तर किसे कहा जाता है दोस्तों? जो बीज सनस्तर होता है, बीज सनस्तर को अधोमर्दो सनस्तर कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अधोमर्दो सनस्तर किसे कहा जाता है? तो बीज सनस्तर को कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में वायु शरण रोकने हेतु मुख्यतः किसको उपयुक्त माना जाता है? ल्यूसीरस सिंडिकस। तो देखिए ल्यूसीरस सिंडिकस क्या होता है दोस्तों? ये होती है दोस्तों एक घास है। क्या है दोस्तों? घास। आगे है प्रोसोपिस सिनेरिया, ये क्या है? खेजड़ी। टेकोमेला अंडुलेटा, ये क्या है दोस्तों? रोइडा। टेकोमेला अंडुलेटा किसे कहते हैं दोस्तों? रोइडा को। और लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका, ये क्या है दोस्तों? ये है खीफ। क्या है दोस्तों? खीफ। दोस्तों क्या है ये? खीफ। लेप्टोडेनिया पायरोटेक्निका क्या है? खीफ। टेकोमेला अंडुलेटा, ये क्या है दोस्तों? रोइडा। प्रोसोपेरिया सिनेरिया, ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों जो खेजड़ी होती है वो। और ल्यूसीरस सिंडिकस, ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार की घास है। तो आप बताइए राजस्थान में वायु शरण रोकने तो मुख्यतः किसका उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों ल्यूसीरस सिंडिकस। किसे उपयुक्त माना जाता है दोस्तों? ल्यूसीरस सिंडिकस। ल्यूसीरस सिंडिकस क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार की घास है। तो दोस्तों क्या है इसमें? फर्स्ट वाला आंसर इसका सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन है, किसानों हेतु आवश्यक उर्वरक कौन सा है? किसानों हेतु सबसे आवश्यक उर्वरक कौन सा है? यूरिया, डीएपी, एसएसपी, डीएसपी। तो कौन सा है दोस्तों? यूरिया। किसानों हेतु सबसे आवश्यक उर्वरक कौन सा है? यूरिया। मृदा का मिश्रण क्या कहलाता है? पोडजोलीकरण, पेडोटर्बेशन, फ्लोरा, फ्यूना। तो मृदा का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? मृदा का मिश्रण कहलाता है दोस्तों पेडोटर्बेशन। क्या कहलाता है? पेडोटर्बेशन। आपको ध्यान रखना है कि मृदा का मिश्रण पेडोटर्बेशन। आगे वाला क्वेश्चन है, एग्री सिल्वीकल्चर किसे कहा जाता है? एग्री सिल्वीकल्चर किसे कहा जाता है? फसल प्लस चारागाह, फसल प्लस उद्यान, फसल प्लस पशुपालन, उपरोक्त सभी। तो देखिए एग्री सिल्वीकल्चर किसे कहा जाता है? फसल प्लस उद्यान को। किसे दोस्तों? फसल प्लस उद्यान को एग्री सिल्वीकल्चर कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है, कैल्सिफिकेशन मुख्यतः किन क्षेत्रों में होता है? आर्द्र, शुष्क, अर्धशुष्क, व्यवसाय, दोनों। तो देखिए कैल्सिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? मृदा जो सनस्तर होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मृदा सनस्तर है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना कैल्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये किन क्षेत्रों में होती है? ये होती है शुष्क और अर्धशुष्क दोनों क्षेत्रों में। तो इसका आंसर क्या होगा? व्यवसाय, दोनों। तो आपको ध्यान रखना है कैल्सिफिकेशन है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होता है। कैल्सिफिकेशन किन क्षेत्रों में होता है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। आगे है, लवणीय भूमियों के सुधार हेतु उपयुक्त विधि है। तो देखिए दोस्तों लवणीय भूमियों के सुधार के तो इनमें से उपयुक्त विधि बतानी है। चूना डालना, जिप्सम डालना, लीचिंग, निक्षेपण। तो दोस्तों लवणीय क्षारीय भूमियों के लिए, केवल लवणीय भूमि के लिए बताना है दोस्तों। लवणीय भूमियों के सुधार के लिए उपयुक्त विधि है दोस्तों, लवणीय भूमियों के सुधार के लिए उपयुक्त विधि है लीचिंग। क्या है दोस्तों? लीचिंग है दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में मृदा का निर्माण जल्दी होता है? तो देखिए समतल व अधिक जल वाले, गड्ढे युक्त व अधिक वर्षा वाले, गहराई युक्त। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? किन क्षेत्रों में मृदा का निर्माण जल्दी होता है? तो देखिए मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? गड्ढे युक्त व अधिक वर्षा वाले स्थानों पर। कहाँ पर होता है मृदा का निर्माण जल्दी? गड्ढे युक्त और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों मृदा का निर्माण है जल्दी होता है। आपको ध्यान रखना है कि गड्ढे युक्त और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा का निर्माण जल्दी होता है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, नाइट्रेट युक्त उर्वरक भूमि में किस प्रकार के अवशेष छोड़ते हैं? अम्लीय, लवणीय, क्षारीय, कोई नहीं। तो देखिए नाइट्रेट युक्त उर्वरक भूमि में दोस्तों क्षारीय इफेक्ट छोड़ते हैं। जो नाइट्रेट युक्त उर्वरक होते हैं ये भूमि में क्षारीय इफेक्ट छोड़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, फसल चक्र अपनाना मृदा क्षरण रोकने का कौन सा उपाय है? फसल चक्र अपनाना, सस्य, भौतिक, रासायनिक। तो दोस्तों फसल चक्र अपनाना मृदा क्षरण रोकने का कौन सा उपाय है? यह है दोस्तों सस्य उपाय। कौन सा है? सस्य। फसल चक्र अपनाना मृदा क्षरण का कौन सा उपाय है? सस्य। आगे है, अमोनियम युक्त उर्वरक जमीन में किस प्रकार के अवशेष छोड़ते हैं? तो दोस्तों अमोनियम युक्त उर्वरक भूमि में दोस्तों अम्लीय, क्षारीय, लवणीय कैसे छोड़ते हैं दोस्तों? अम्लीय इफेक्ट। अमोनियम युक्त उर्वरक दोस्तों भूमि में कैसे? अम्लीय इफेक्ट छोड़ते हैं। आगे है कि मृदा के जल शरण की सबसे भयंकर अवस्था कौन सी है? बौछार, परत, नालिका, अवनालिका। तो देखिए जल शरण की 4 स्टेज होती है। कितनी? 4। सबसे पहली बौछार शरण, दूसरी परत, नालिका, अवनालिका। तो देखिए मृदा के जल शरण की सबसे भयंकर अवस्था कौन सी है दोस्तों? अवनालिका शरण। कौन सी है? अवनालिका शरण। अवनालिका शरण में क्या होता है दोस्तों? अवनालिका शरण में दोस्तों जो भूमि है कृषि के योग्य ही नहीं बचती। भूमि में क्या है? बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, बड़े बड़े
नालियाँ बन जाती है, बड़ी बड़ी नालियाँ बन जाती है दोस्तों, और भूमि क्या है, कृषि के योग्य नहीं बचती। तो जब मृदा के जल शरण की सबसे भयंकर अवस्था अवनालिका शरण। डीकैल्सिफिकेशन किन क्षेत्रों में होता है दोस्तों? डीकैल्सिफिकेशन शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र एवं वह दोनों। तो देखिए दोस्तों, डीकैल्सिफिकेशन किन क्षेत्रों में होता है? डीकैल्सिफिकेशन दोस्तों, डीकैल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मृदा संस्तरों से कैल्शियम कार्बोनेट का निकल जाना। मृदा संस्तरों से कैल्शियम कार्बोनेट का निकल जाना क्या कहलाता है? डीकैल्सिफिकेशन। ये किन क्षेत्रों में होता है? तो दोस्तों ये आर्द्र क्षेत्रों में होता है। किन क्षेत्रों में दोस्तों? आर्द्र क्षेत्रों में होता है दोस्तों डीकैल्सिफिकेशन। किन क्षेत्रों में होता है दोस्तों? डीकैल्सिफिकेशन आर्द्र क्षेत्रों में। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। दोस्तों आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो या कौन सी बुक पढ़े, कैसे तैयारी करें, वो वीडियो देखना चाहते हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाइए और वीडियो देख सकते हो। इतना ही था आज के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।